चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम के डेट्स भी आ चुके हैं और एडमिट कार्ड्स भी आने लगे हैं, एडमिट कार्ड भी अब रिलीज़ कर दिए गए हैं, सो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। और मैं यही कहूँगी कि आप इस टाइम पे कुछ भी न्यू मत पढ़ें, कुछ भी नया मत पढ़ें, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आपने जिन चीज़ों को पढ़ा हुआ है सिर्फ आप उन्हें ही प्रॉपर अच्छे से आप रिवाइज़ कर लें और उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करके ही आप एग्ज़ाम में जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सॉल्व करते जाएँ। सो यहाँ पे हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात की थी हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्राक कल्पना, या इसको हम उपकल्पना भी कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम हाइपोथेसिस के टाइप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस को हम पढ़ेंगे। और यहाँ हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। सो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी हाइपोथेसिस के डेफिनेशंस के बारे में कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। तो हमने देखा था कि अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इसके साथ ही हमने मैक्यूगन के साथ साथ कर्लिंगर की भी डेफिनेशन हमने देखी थी। एंड हमने हाइपोथेसिस की कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या आप आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक, प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी कि यह दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध को बतलाता है। साथ ही यह जांचनीय कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसके चरों के बीच में संबंधों की अभिव्यक्ति होती है और यह एक घोषणात्मक वाक्य होता है और ये स्वीकृत या अस्वीकृत हो सकते हैं। मीन्स ये कभी भी सही या गलत नहीं होती, ये हमेशा एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेड होता है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे कुछ और भी अलग अलग हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एग्जाम्पल के साथ में समझा था। जैसे ये किसी भी शोध समस्या या रिसर्च प्रॉब्लम का एक अस्थायी समाधान होता है। और साथ ही हमने ये देखा था कि ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हाइपोथेसिस हमेशा स्टेटमेंट के रूप में होता है, मीन्स कथन के रूप में होता है। ये कभी भी प्रश्नवाचक या फिर क्वेश्चन मार्क के रूप में नहीं होता है। सो इस तरह से हमने इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा था और हमने चर्चा की थी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। तो हमने देखा था कि सबसे पहले तो जो हाइपोथेसिस है उसको उसकी विशेषताओं के आधार पर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चरों की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और इसके अंदर हमें ये इसके 2 सब टाइप्स मिलते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, साधारण प्राकल्पना एंड जटिल प्राकल्पना। नेक्स्ट हमने देखा था चरों में विशेष संबंध के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो इसके अंतर्गत भी हमने हाइपोथेसिस के ये 2 सब पार्ट हमने देखा हुआ था, या 2 सब टाइप हमने देखा था, सार्वत्रिक प्राकल्पना यूनिवर्सल हाइपोथेसिस एंड अस्तित्वात्मक प्राकल्पना एक्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। इसके बाद हमने देखा था जो थर्ड डिवीज़न है वो है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि इसके अंतर्गत जो हाइपोथेसिस के जो सब टाइप्स हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कर्णत्व प्राकल्पना, कॉजल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज वर्णनात्मक प्राकल्पना, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। एंड नेक्स्ट इज शोध प्राकल्पना, इसको हम कार्य रूप प्राकल्पना भी कहते हैं। एंड रिसर्च हाइपोथेसिस और वर्किंग हाइपोथेसिस। इसके बाद हमने आगे देखा था नल हाइपोथेसिस के बारे में, नल प्राकल्पना, इसको इंग्लिश में भी हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज सांख्यिकीय प्राकल्पना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सो यहाँ पे हम इन सभी टाइप्स की हम 1 बाय 1 हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट डिवीज़न किया गया है हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में। सो हमारा जो फर्स्ट डिवीज़न है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मीन्स चरों की संख्या के आधार पर प्राकल्पना। मीन्स वैसे तो इसके कई टाइप्स हैं और वेरिएबल्स के नंबर के अकॉर्डिंग में हाइपोथेसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सो सबसे पहले हम सिंपल हाइपोथेसिस देखते हैं। जैसा कि नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि जिसमें चरों की संख्या सिर्फ 2 होती है, क्योंकि किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम में कोई भी एक चर नहीं होगा, मिनिमम आपके 2 चर तो होंगे ही होंगे, एक IV होगा और एक DV होगा। ये 2 चर तो बिल्कुल 2 वेरिएबल्स तो आपके बिल्कुल होंगे ही होंगे।
सो इसी को सिंपल हाइपोथेसिस कहा जाता है कि जिसमें मिनिमम 2 वेरिएबल्स होते हैं। जैसे बच्चों की बुद्धि और उपलब्धि में क्या संबंध है, मीन्स यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं, एक तो बुद्धि का दिख रहा है, एक तो इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल हमारा उपलब्धि है, अचीवमेंट्स। तो इसमें क्या रिलेशन है, या फिर इसमें इसकी हाइपोथेसिस जब हम बनाएंगे तो इन्हीं दो चरों से मिलाकर हम हाइपोथेसिस को बनाएंगे। जैसे जब बच्चों की बुद्धि अधिक होती है, बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं, तो उनकी उपलब्धियां भी अधिक होती हैं, उनके अचीवमेंट्स भी काफ़ी होते हैं। सो इस तरह से ये सिंपल हाइपोथेसिस का ये एग्जाम्पल हो जाता है और आई होप आपकी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। तो जैसा कि ये भी बिल्कुल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिसमें चरों की संख्या 2 से अधिक होती है और उसमें खास संबंध बतलाकर शोध समस्या का प्रस्तावित उत्तर तैयार किया जाता है। मीन्स यहाँ पे जैसा कि हम सिंपल हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा कि जहाँ पे वेरिएबल्स सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होगा कि वेरिएबल्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, या फिर बहुत सारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रिसर्च प्रॉब्लम पे। तो वहाँ पे इस तरह का जब भी रिसर्च प्रॉब्लम में 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, तो वहाँ पे हम जिस तरह की हाइपोथेसिस हम बनाते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जैसे शहर के उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में धूम्रपान की प्रवृत्ति देहात के मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों से अधिक होती है। ये अगर हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या जो शहर के रहने वाले जो लोग हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और वहाँ के जो हाई इकोनॉमिक सोसाइटी के लोग हैं, तो वहाँ के लोग क्या ज़्यादा ये धूम्रपान करते हैं एज़ कंपेरिजन टू देहात के या फिर रूरल एरियाज़ के मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों की अपेक्षा। तो अगर इस तरह का हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होता है तो यहाँ अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 वेरिएबल्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। एक तो है ये धूम्रपान, इसके बाद में दूसरा वेरिएबल हमारा है ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और जो हमारा तीसरा वेरिएबल है वो है रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं। इसके बाद हम सेकंड डिवीज़न पे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल का जो सेकंड डिवीज़न है वो है चरों, स्पेसिफिक रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स मीन्स चरों में विशेष संबंध के आधार पर प्राकल्पना। तो यहाँ पे 2 तरह के टाइप्स हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ भी 2 टाइप्स हैं, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस एंड एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। सो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जिन लोगों ने पहले भी नेट का एग्ज़ाम जो लोग दे चुके हैं उन्हें तो पता होगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा उन्हें में भी लग रहा होगा कि इसको पढ़ने से इसके क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है इसके क्वेश्चन आपको या तो कोडिंग सेक्शन में आ सकते हैं, या फिर आपके कथन और निष्कर्ष वाले सेक्शन में भी आ सकते हैं, या फिर पैसेज में भी इस तरह के क्वेश्चन, पैसेज में आपको वेरिएबल्स और हाइपोथेसिस इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें वेरिएबल और हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस होते हैं, और जनरली इनके टाइप्स के बारे में ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया होता है। तो आपको ये सारे टाइप्स के बारे में बिल्कुल क्लियर होना है, बिल्कुल क्लियर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये UGC नेट NTA नेट JRF का एग्ज़ाम है और ये काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम है, और यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं यूनिवर्सल हाइपोथेसिस के बारे में। व्हाट इज़ यूनिवर्सल हाइपोथेसिस? इसको हिंदी में हम कहेंगे सार्वत्रिक प्राकल्पना। और यहाँ हम देखते हैं कि इस तरह की प्राकल्पना का स्वरूप ही ऐसा होता है जो निहित चरों के सभी मानों के बीच हर परिस्थिति में संबंध बनाए रखता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगा। आपको अगर इन सब टाइप्स को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो सिंपल है कि आप एग्जाम्पल्स के साथ इन चीज़ों को पढ़ें और एग्जाम्पल्स को याद रखें, तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें, इसके डेफिनेशंस भी आपको याद हो जाएंगी, ये बिल्कुल ये आपको ध्यान में रहेंगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे तनाव का व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी व्यक्ति अगर टेंशन में होगा, अगर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस लेगा तो उसके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसको नींद नहीं आ सकती है, उसमें मोटापा बढ़ेगा, उसमें चिड़चिड़ाहट जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। मीन्स उसके हेल्थ पर बहुत ही प्रतिकूल या फिर बहुत ही बुरा प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। तो ये मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कोई भी रिसर्चर इस तरह के टॉपिक पर रिसर्च अगर करेगा तो
वो बिल्कुल यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ वाली हाइपोथेसिस को वो बनाएगा। आगे हम देखते हैं जैसे तनाव से निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। टेंशन से क्या होता है या स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो भी कई बार प्रभावित हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम इमोशंस में होते हैं, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा जो डिसीज़न होता है कई बार गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रेस से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये सबके साथ ही, ऑलमोस्ट सबके साथ ही होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि पौष्टिक खाने का स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छी चीज़ें खाओगे तो आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्ट्रीट फूड्स ज़्यादा खाओगे तो आपकी हेल्थ पर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि आपको डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, आपको कोई एग्जांपल देकर के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर पैसेज के थ्रू आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइपोथेसिस बनाई गई है वो किस तरह की हाइपोथेसिस है। तो आपको ऑल टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आप बहुत ही आराम से, बहुत झट से, आप बहुत जल्दी आप वहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये कौन सा हाइपोथेसिस है। इसी तरह से ये हुई यूनिवर्सल हाइपोथेसिस के बाद आगे हम देखते हैं एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस के बारे में। सो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अस्तित्वात्मक प्राकल्पना या फिर एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह वैसी परिकल्पना या फिर प्राकल्पना होती है या उपकल्पना होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए नहीं, लेकिन एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित होती है। यह प्राकल्पना जांच के बाद यदि सही भी पाई जाती है तो भी इसका सामान्यीकरण या फिर जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। मीन्स यहाँ पे इसको पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रिवॉर्ड देने का बच्चों की लर्निंग पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और पनिशमेंट देने पर बच्चों में लर्निंग प्रोसेस में पॉजिटिविटी हम नहीं देख पाते। लेकिन क्लास में अगर 20-20 स्टूडेंट्स हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से 1-2 बच्चे ज़रूर ऐसे होंगे जो कि पनिशमेंट देने पर ही अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं। तो इस तरह का जो डिफिनीशन हो गया, क्योंकि ये जनरलाइज नहीं किया जाता, सभी बच्चों के साथ हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट सिर्फ 1-2 बच्चे या फिर सिर्फ 1 या 2 पॉपुलेशन पर ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पूरी पॉपुलेशन पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है या फिर इस तरह का जो हाइपोथेसिस होता है उसको हम एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म का मैंने यूज़ किया है, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। आप में से बहुत लोगों को अगर ये नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट इज़ सामान्यीकरण या फिर जनरलाइजेशन। जैसे जब भी कोई रिसर्च किया जाता है तो वहाँ पे हम कुछ सैम्पल्स उठाते हैं। पूरी पॉपुलेशन पर कोई भी रिसर्च नहीं किया जाता, हम वहाँ से कुछ सैम्पल्स लेते हैं और उन सैम्पल्स पर ही हम अपने रिसर्च को करते हैं। इसके बाद हमारे सैम्पल्स पर रिसर्च के बाद जो भी हमारा रिज़ल्ट या फिर कंक्लूज़न आता है उसको हम उस पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देते हैं जहाँ से हमने अपने सैम्पल को लिया था। जब मैं आगे सैम्पलिंग पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें, ये पॉपुलेशन और सैम्पलिंग और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मीन्स वही चीज़ें हैं कि हम जब किसी भी रिसर्च को करने के बाद उसके सैम्पल्स पर हमने रिसर्च किया और जब हमने उसको मीन्स हमने उसका जो भी रिज़ल्ट हमारा आया उसको हमने उस पूरी पॉपुलेशन पर जब हम उसको अप्लाई कर देते हैं तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को सामान्यीकरण या फिर जनरलाइजेशन कहा जाता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे प्राकल्पना, अगर प्राकल्पना सही भी होती है, रिसर्च के बाद हमने जो अपना हाइपोथेसिस बनाया था अगर वो करेक्ट भी होता है तो भी उसको पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसको जनरलाइज्ड नहीं किया जा सकता। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग दबाव की परिस्थिति में अच्छा काम करते हैं। मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब स्ट्रेस में होते हैं, जब कोई प्रेशर में होते हैं तो वो अपना बेस्ट देते हैं अपने काम में। लेकिन ये हाइपोथेसिस या फिर ये रिसर्च या फिर ये कंक्लूज़न हम पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस में अच्छा अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कुछ बच्चों में दंड देने से सीखने की क्रिया तेज होती है। मीन्स क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे ये तो हम जानते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि रिवॉर्ड देने से बच्चे क्योंकि मोटिवेट होते हैं, रिवॉर्ड देने से बच्चों के अंदर मोटिवेशन आता है और बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए उनमें जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी तेज हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन
पनिशमेंट देने से बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस होता है या फिर सीखने की जो क्रिया या सीखने की जो दर होती है वो कम हो जाती है। लेकिन क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 1-2 बच्चे ज़रूर ऐसे होते हैं कि जिनको कि पनिशमेंट के बाद ही वो अच्छा अपना बेस्ट दे पाते हैं और उनका जो प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे हम बात करते हैं ये जो थर्ड डिवीज़न किया गया है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस का, उसको हम देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस मीन्स किसी विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर हाइपोथेसिस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस के 5 सब टाइप्स बतलाए गए हैं, जिनमें कि पहला है कॉजल हाइपोथेसिस। इसको हिंदी में हम कहेंगे कर्णत्व प्राकल्पना। इसको हम पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ कॉजल हाइपोथेसिस। कर्णत्व प्राकल्पना ऐसी प्राकल्पना होती है जिसके माध्यम से व्यवहार का विशिष्ट कारण या व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव की व्याख्या होती है। मीन्स यहाँ पे क्या है कि ये कर्णत्व हाइपोथेसिस या प्राकल्पना क्या है कि जिसके द्वारा व्यवहार के विशिष्ट कारण या व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव की व्याख्या होती है। मीन्स अगर रिसर्च प्रॉब्लम हो कि क्या थकान की अवस्था में व्यक्ति के लर्निंग पे या व्यक्ति के अधिगम पे कोई प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे इसकी हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है कि थकान से अधिगम में ह्रास होता है। मीन्स जब व्यक्ति टायर्ड होता है तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि उसका ध्यान वहाँ पे बढ़ जाता है, वो प्रॉपर वहाँ पे अपना ध्यान नहीं दे पाता और वहाँ पे उसका जो लर्निंग होता है वो मीन्स प्रतिकूल होता है, नेगेटिव होता है थकान की अवस्था में। तो इस तरह की हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाई गई और यहाँ पे हमें एक रीज़न दिखता है, यहाँ पे एक प्रॉपर रीज़न दिख रहा है कि लर्निंग में कमी क्यों आई है। तो यहाँ पे इसका रीज़न भी दिया गया है कि ये थकान के कारण लर्निंग में कमी आई है। इसी तरह से आगे का एग्जाम्पल हम देखते हैं, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो कैंसर क्यों हो रहा है, तो उसका एक रीज़न दिया गया है सिगरेट पीने से। जैसे अगर हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हो कि क्या सिगरेट पीने वाले लोगों में कैंसर होता है या फिर क्या कैंसर रोगी सिगरेट का सेवन करते अधिक पाए गए हैं। तो इसका एक हाइपोथेसिस दिया जा सकता है कि सिगरेट पीने से क्योंकि कैंसर होता है, इसलिए इसकी एक यहाँ पे हाइपोथेसिस बना दी गई है। और क्योंकि यहाँ पे रीज़न के साथ में इसको दिया गया है, तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कॉजल हाइपोथेसिस कर्णत्व प्राकल्पना, तो मतलब कि ये रीज़न यहाँ पे प्रॉपर दे दिया गया है। इसी तरह से आगे हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो सब टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का। वैसी प्राकल्पना जो व्यवहार की व्याख्या उसकी विशेषताओं या उस परिस्थिति जिसमें वह होता है के रूप में करता है। साथ ही इस तरह की प्राकल्पना शोधकर्ता को व्यवहार के गुणों की पहचान करने में मदद करता है और उसे पूर्वकथन करने में भी मदद करता है, लेकिन यहाँ पे कारणों पर बल नहीं डाला जाता। मीन्स जैसा कि हमने देखा है कॉजल हाइपोथेसिस में प्रॉपर एक रीज़न दिया जाता है कि अगर हाइपोथेसिस ये बनाई गई है तो वो हाइपोथेसिस वहाँ पे क्यों बनाई गई है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे, लेकिन उन चेंजेस के पीछे क्या रीज़न है या फिर क्या कारण दिया गया है उसकी यहाँ पे व्याख्या नहीं की जाती है। जैसे कि थकान में व्यक्ति में आगे कार्य करने की अनिच्छा होती है। मीन्स जब व्यक्ति थका हुआ होता है तो फिर वो अपना जो काम कर रहा होता है उसकी बड़ी इच्छा होती है कि वो अपना काम वहीं पे स्टॉप कर दे। लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि थकान में होने वाले व्यवहार का सिर्फ वर्णन किया जा रहा है कि थकान में जनरली हमें काम करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन काम करने की इच्छा अगर नहीं है तो उसके और भी कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे जो कार्य है या फिर जो वर्क है वो इंटरेस्टेड ना हो, वो काफ़ी बोरिंग सा हो या फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न्स इसके पीछे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें रीज़न से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ इसके व्यवहार का यहाँ पे कि क्या बिहेवियर दिखता है, तो बस यहाँ पे उसके व्यवहार का, उसके बिहेवियर का ही यहाँ पे वर्णन किया जाता है, इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। सो अभी तक हमने जितने भी हाइपोथेसिस को हमने देखा है, सब में हमने देखा है कि बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट पर ये एक दूसरे से अलग हैं। तो आपको ये डिफरेंसेस है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि एनटीए नेट के क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। और आगे के जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में, आगे के सब टाइप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपके कोई भी अगर सुझाव हो या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।